friends, I am Astha. Welcome to our channel NDA Buddies, and today we are going to discuss some very important chapter of physics. Okay, और ये ग्रेविटेशन चैप्टर है. इसमें हम पहले इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे बहुत ही शॉर्ट में, और फिर इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने चूज़ किए हैं वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, क्योंकि आप ही लोगों की रिक्वेस्ट थी कि जो फिजिक्स की सीरीज़ हो वो कॉन्सेप्ट वाइज हो और पर्टिकुलरली चैप्टर के क्वेश्चन से हम कराएं पहले. ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपकी बात मानी. ओके, और क्योंकि अब CDS का जो एग्ज़ाम है उसमें 31 to 30 डेज ही जस्ट बचे हुए हैं. ठीक है, तो इसमें हमको वेरी ब्रीफली रिविजन की ज़रूरत है और जो हमारे क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है. ओके, तो हम आपके लिए इसीलिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए भाई, सबसे पहले हम जल्दी से रिविजन कर लेते हैं ग्रेविटेशन के हर टॉपिक को. ठीक है, तो बेसिकली पहले ग्रेविटेशन होता क्या है. ठीक है, अब भाई जो ग्रेविटेशन होता है वो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स उनका साइज डिपेंड नहीं करता है, वो किसी भी साइज़ के हों, बड़े हो या छोटा हो. ठीक है, या मीडियम साइज़ का हो, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में. तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हैं. ठीक है, अब भाई ग्रेविटेशन क्या होता है? ठीक है, तो ग्रेविटेशन हम उसे बोल देते हैं भाई जो अर्थ है. ठीक है, अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं. ठीक है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है? ग्रेविटेशन नाम दिया है. ठीक, अब भाई इसमें एक लॉ आता है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ठीक, यूनिवर्सल इसलिए हम इसे बोलते हैं क्योंकि भाई ये एकदम करेक्ट है. ठीक है, पूरे यूनिवर्स में माना जाता है ये लॉ. ठीक है, प्रूव्ड है करेक्टली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. और इसे न्यूटन ने दिया था. ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूटन्स लॉ. ठीक है, और ये लॉ क्या स्टेट करता है? ये बताता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो उनके मास के प्रोपोर्शनल होता है. ओके, और उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके स्टेटमेंट को दिखाया गया है कि भाई जो फोर्स है, ठीक है, किसी भी उसके बीच का जो फोर्स होता है वो उन दो मासेस जो होते हैं उनके बीच में क्या होता है? प्रोपोर्शनेट होता है उनके. ठीक है, और जो उनके बीच में डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है. ओके, इसका मतलब है अगर हम दो मास के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, तो जो फोर्स होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो कम होगा. ठीक है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के जितना कम होगा वो. ठीक है, और अगर उनको जितना ही पास लाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? उनके बीच में बढ़ता जाएगा. ओके, इसका हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिससे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं. इसकी जो वैल्यू होती है वो जब निकाली गई तो आई 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे पूरा फॉर्मूला है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आएगा. ओके, चलिए भाई अब हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके भाई, इसे हम स्मॉल g से डोनेट करते हैं. अब ये क्या होता है भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ये भाई आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर आपके हाथ से गिर जाती है, ठीक है, या कोई भी चीज़ आपने सुना होगा फॉल होती है, ठीक है, या फ्री फॉल होता है किसी भी चीज़ का. ठीक है, तो वो ऊपर से जब नीचे आती है तो नीचे आते आते उसमें एक एक्सेलरेशन आता है. ठीक है, अब वो जो एक्सेलरेशन आता है वो किसकी वजह से आता है भाई? ग्रेविटी की वजह से आता है. क्यों? क्योंकि जो अर्थ होती है वो पुल फोर्स लगाती है. ठीक है, पुल करती है अपनी तरफ. तो वो क्या होता है? ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, और ये स्मॉल g से इसको हम डोनेट करते हैं. ठीक है, अब भाई इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G. ठीक है, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, और मास ऑफ अर्थ है यहाँ पे अपॉन जो डिस्टेंस है. ठीक है, यहाँ पे जो रेडियस है
ठीक है, किसकी रेडियस है, अर्थ की रेडियस है, उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और जब हमने इसकी वैल्यू निकाली तो ये कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर अगर हमें सिंपल वैल्यू निकालनी होती है, कैलकुलेशन को सिंपल करना होता है, तो हम 10 भी ले लेते हैं। ओके, चलो भाई, ये तो हमारा हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब आता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है भाई। तो बेसिकली अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, ये एक स्पेस होता है, ठीक है, जो कि सराउंडिंग मटेरियल जो होता है, ठीक है, जो मटेरियल होता है उसका एक सराउंडिंग स्पेस होता है। अब भाई ये जो फोर्स होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों के बीच में दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं या रिपेल कर रही हैं, तो ये किस वजह से करती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, एक फील्ड की, कि भाई ये इमेजिनरी होती है, ठीक है, ये इसका कोई प्रूफ नहीं हुआ है, बट इसको हम मानते हैं भाई कि एक फील्ड की तरह बनता है, एक मकड़ी का जैसे आपने जाल देखा होगा, ठीक है, वो फील्ड होती है, उसमें भी कोई भी चीज़ आती है तो क्या होती है, फंस जाती है, ठीक है। सेम इज द केस विद अर्थ, ठीक है। अर्थ ने भी अपने चारों तरफ जितनी भी जो बड़ी बड़े मास हैं, बहुत बड़ी बॉडीज हैं, हैवी बॉडीज हैं, उनके सराउंडिंग पे एक इमेजिनरी फील्ड बनाई जाती है, ठीक है, वो बनाते हैं हम लोग, ऐसा इमेजिन करते हैं, और वो क्या होती है, उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड। उस फील्ड में जो भी चीज़ आती है वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड देखने में एक्चुअल में कैसी लगती है। लाइक हियर यू कैन सी कि अर्थ है ये, ठीक है, और इसके चारों तरफ ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब भाई नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब भाई इंटेंसिटी क्या होती है, ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, कि भाई जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के, तो जो फील्ड होगी, उस फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, ठीक है। आप जितनी पास आते जाएंगे तो फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ओके, तो इसका भी हमारे पास फॉर्मूला है, इसको हम किस फॉर्मूले से जानते हैं, Gm/r², और इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की N/N N/kg। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इसमें वो क्या आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके भाई, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये क्या होता है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये जितने भी हम लोग देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड बनती है, ठीक है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं, ठीक है, ये टोटल वही चीज़ है जो हमने पढ़ी हुई है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, बस हम इसको अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी करते हैं, ठीक है। तो भाई जब हम एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, उस डिस्टेंस तक ले जाने में जितनी उसके पास एनर्जी स्टोर होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और इसका हमारे पास फॉर्मूला भी है, U = -Gme, ठीक है। Me क्या है इसमें, ये मास ऑफ अर्थ है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे अर्थ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हर चीज़, और यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए क्यों, क्योंकि हम उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है। ग्रेविटी के जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उस पर एक पोटेंशियल एनर्जी उस पर स्टोर होगी, ठीक है। और यहाँ पे Me क्या है, मास ऑफ अर्थ है, और ये M क्या है, जिस ऑब्जेक्ट पे हमको पोटेंशियल एनर्जी देनी है। तो आप यू कैन सी इट इन अ फिगर, ठीक है, यहाँ पे फिगर दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, बट और हमने डिस्टेंस कितनी ले ली है, इसको 1.5 मीटर इस ऑब्जेक्ट को उठाया है उसने, तो यहाँ पर जो उसका वेट आया है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी आएगी, 0.5 kg, ठीक है। हम यहाँ पे जो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है क्या, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। भाई ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस है कैपलर्स के लॉ, ठीक है। ये इसने टोटल 3 लॉ दिए थे कैपलर ने, ठीक है। और पहला जो लॉ है वो ये बताता है कि भाई जो अर्थ है वो सन के जो राउंड लगाती है, ठीक है, रिवॉल्व करती है, तो वो
उसका पाथ कैसा होता है, ठीक है, उसका पाथ कैसा होता है, एक्लिप्टिकल पाथ होता है उसका, इलिप्टिकल, वो एक्लिप्स बनाती है सन के चारों तरफ, ठीक है। अब भाई ये कैसे पता चला, ठीक है, तो हुआ क्या कि जब भाई सन के चारों तरफ जब अर्थ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, ठीक है, तो भाई आपने देखा होगा कि जो सीजन्स बदलते हैं, ठीक है, वो बिकॉज ऑफ क्या होता है, जो सन रिवॉल्व करती है, ठीक है, राउंड द सन जब रिवॉल्व करती है अर्थ, तो इससे क्या होते हैं, सीजन चेंज होते हैं। अब भाई जब सीजन चेंज होंगे, ठीक है, तो भाई ठंडियाँ कब पड़ती हैं, जब अर्थ जो होती है सन से काफ़ी दूर हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो हीट होती है वो कम हो जाती है। फिर गर्मियाँ कब पड़ती हैं, जब क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो सन के यहाँ इस तरफ होती है, मतलब पास होती है। तो बेसिकली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इमेजिन किया और अपनी इमेजिनरी से पूरा जो उन्होंने मैथमेटिक्स से कैलकुलेट किया, तो उन्हें ये पता चला कि इसका जो पाथ होता है अर्थ का, ठीक है, वो कैसा होता है, इलिप्टिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है इसका वो ये बताता है भाई कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट टू द सन, जो लाइन होती है, ठीक है, जो प्लैनेट और सन के बीच में अगर हम लाइन खींचेंगे अर्थ और सन के बीच में, वो लाइन जो होती है वो इक्वल एरिया स्वाइप करती है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो दूसरा इसने ये लॉ बताया। तीसरा लॉ इसका ये था कि जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कि अर्थ का जो टाइम पीरियड होता है रिवॉल्व करने में, उसमें वो प्रपोर्शनेट होता है, किसके प्रपोर्शनेट होता है, सेमी मेजर एक्सिस के, ठीक है, एक्लिप्स की जो सेमी मेजर एक्सिस होती है उसके क्यूब के प्रपोर्शनेट होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो किसके प्रपोर्शनेट होता है, सेमी मेजर एक्सिस के, ओके। तो ये था इसका थर्ड लॉ, ओके भाई। नेक्स्ट हमारी आती है सैटेलाइट। इसमें जो सैटेलाइट टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई, सैटेलाइट बेसिकली हम सब ने देखा है क्या होता है, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिवॉल्व करता है, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में, ठीक है, इसका एक ऑर्बिट होता है और ये छोटा होता है कंपैरेटिवली, तो जो और भी वहाँ पर स्पेस में प्रेजेंट होती हैं बॉडीज़, उसके हिसाब से बहुत बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब भाई सैटेलाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा है कि नेचुरल सैटेलाइट भी होता है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। तो नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं जो हमें नेचुरली प्रोवाइडेड होते हैं, ठीक है, जिसको नेचर ने क्रिएट किया होता है, जैसे कि मून, ठीक है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जिनको ह्यूमन ने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पे जैसे स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्पुतनिक फर्स्ट सैटेलाइट है ये क्या है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और जो मून है हमारे ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब भाई ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये तो नाम से पता चल रहा है हमें, ठीक है, कि ऐसी वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट, ठीक है, हमें उसके ऑर्बिट में, उस सैटेलाइट के ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए जितनी वेलोसिटी हमें चाहिए होती है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट। और ये कितनी कैलकुलेट होकर आती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, और लमसम पे हम ले सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकेंड की हमको उसको वेलोसिटी देनी होगी, तब वो जाके अपने ऑर्बिट पे अर्थ के अराउंड घूमेगी, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। अब भाई टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्या होता है, ये इट इज़ अ टाइम टेकन बाय अ सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ, ठीक है। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में सैटेलाइट को जितना टाइम लगता है अराउंड द अर्थ, उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, और ये कितना होता है, 84.6 मिनट, ओके। नेक्स्ट हमारी आती है टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। भाई टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट भी सिंपल होता है, ये क्या होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। इसकी पोजीशन में भाई जितनी पोजीशन होगी उसकी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में, ठीक है, तो उसके पास क्या होगी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, उसकी टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ओके। नेक्स्ट हमारी आती है क्या भाई, एस्केप वेलोसिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई कि एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। अब जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो मिनिमम वेलोसिटी होती है विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड,
ठीक है, हमें बॉडी को अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है उससे बाहर निकालने के लिए जो कम से कम वेलोसिटी चाहिए होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, √2g/r। ठीक है, और बेसिकली जो हमें अर्थ से एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है वो कितनी होती है, 11.6 किलोमीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी हमें चाहिए होती है। ओके, अब भाई ये रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट एंड एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, ये क्या होती है, VE = √2V0। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये हमारे MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारी जो आती है इसमें मास एंड वेट। ठीक है भाई, मास एंड वेट जो टॉपिक है ये हमें याद रखना है। क्यों भाई, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भाई जो मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, मास क्या होता है बॉडी का, हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो वेट होता है, अब भाई वेट क्या होता है, W = m/g आपने पढ़ा है, तो ये ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है उसके हिसाब से प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है। ठीक है, दैट इज वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, जो वेट होता है वो जो पोलर एरियाज होते हैं वहां पर ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे क्या होता है, ये कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वेट ऑफ बॉडी इन एलिवेटर और लिफ्ट। अब भाई ये पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो ये इसलिए ज़रूरी हैं कि हमारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में, ठीक है, और हमसे कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है कि लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, एलिवेटर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, MCQs में, तो ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये है क्या, पढ़ लेते हैं कि व्हेन लिफ्ट इज असेंडिंग with an upward acceleration और descending with a downward deceleration, तो वेट कैसा होगा, लिफ्ट का जो वेट होगा या एलिवेटर का वेट होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब लिफ्ट क्या हो रही होगी, डिसेंड हो रही होगी विद अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन और असेंडिंग विद एन अपवर्ड डी एक्सेलरेशन, तो इसका वेट क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, व्हेन अ लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, जब वो नीचे जा रही होगी एक्सेलरेशन के साथ सेम एज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तब आपको क्या लगेगा, वेटलेसनेस फील होगी। क्या फील होगी, वेटलेसनेस, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो लिफ्ट नीचे आ रही होगी उसका एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जो लास्ट टॉपिक है आपको पढ़ना है, वेट ऑफ अ बॉडी एट द मून। ठीक है भाई, अब वो हम सबको पता है कितना होता है, G/6। ठीक है, 1/6 हो जाता है अर्थ का वहाँ पर। क्यों, वहाँ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो अर्थ की फील्ड से कम होती है, बहुत कम होती है। दैट इज़ वाई जो आपका अर्थ पर 100 kg है, आपका 16.6 kg ही बचता है मून पे। ठीक है, तो हमें याद रखना है इसका फॉर्मूला कि कितना होता है, हमें G/6 कर देना है। ओके, तो यहाँ से जो हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इतने ही कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है आपको पढ़ने की, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपको, जस्ट बेसिक पढ़ना है। नाउ वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। All objects experience the same acceleration due to gravity on the earth. This is because the gravitational force which is proportional to, ठीक है भाई, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 4 planets in our solar system is arranged according to their distance from the sun. ठीक है भाई, तो हमें पता है, लेट्स सी, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। यस, ये सही लग रहा है क्योंकि हमारा फर्स्ट प्लैनेट क्या है भाई, मर्क्यूरी, देन वीनस है, देन अर्थ है, देन मार्स है। देन अर्थ, नो, मार्स से नहीं स्टार्ट होता, मर्क्यूरी। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारा क्या, द वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली इफ इट इज टेकन। अब भाई ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेट है बॉडी का वो इंक्रीज होता जाएगा अगर हम इसको कहाँ ले जाएंगे, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, नो। ठीक है, टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, फ्रॉम द
पोल टू द इक्वेटर, ओके नो, फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, यस मैंने आपको बताया था कि पोल्स पर क्या होता है, वेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, इसलिए जब हम उसको इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर के जाएंगे तो वेट क्या होगा, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके भाई, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी का फोर्स क्या होता है, इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। यस, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि मोशन क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट होता है, ठीक है, उसके ऑपोजिट पे होता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है भाई, अ बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग बैलेंस वेज 10 kg, ठीक है, ऑन अर्थ। The body attached to the same spring balance is taken to the planet where gravity is half of that of Earth. The spring balance will be, ठीक है भाई, एक हमने स्प्रिंग बैलेंस लिया हुआ है, ठीक है, और एक चीज़ है उसका वेट कितना है, 10 kg है, 10 kg है अर्थ में। अब उसी बॉडी को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं, एक ऐसे प्लेनेट पे लेकर जा रहे हैं जहाँ पर जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो क्या है, हाफ है, आधी है, अर्थ की ग्रेविटी की आधी है। तो वहाँ पे जो स्प्रिंग बैलेंस होगा वो कितना वेट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जी डैश हम लेंगे तो जी डैश इज इक्वल टू हमारा क्या रहा है, g/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हम g की वैल्यू कितनी है, हमें दी गई है 10, ठीक है, तो क्या करेंगे 10/2 करेंगे, तो सिंपल है, कितना आ जाएगा 5 kg। तो यस, उस प्लानट में जो हमारा वेट रहेगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का वो कितना रहेगा, 5 kg। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा आता है भाई, नेक्स्ट क्या है, ओके, वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन लिफ्ट। ओके, तो ये हमारा क्या है, ये मैंने आपको इसमें पॉइंट्स बताए हुए थे, ठीक है। तो वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन लिफ्ट इज गोइंग डाउन स्टीडली, नो, जस्ट बिगिन टू गो अप, यस। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। क्यों, आपको भारी कब लगता है, जब लिफ्ट क्या होती है, जस्ट स्टार्ट होती है ऊपर जाना, ठीक है, तब हमारा वेट क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा हैवियर लगता है। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई हमारा, क्या है नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर्स अ कॉमन फीचर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इन बोथ केसेस द फोर्सेस। ठीक है भाई, हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कैरेक्टरिस्टिक कॉमन फीचर कब शो करता है। ठीक है, देख लेते हैं, बिटवीन मैसिव एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, नो, बिटवीन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, नो, अ शॉर्ट रेंज, ओके, शॉर्ट रेंज पे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, कॉमन फीचर नहीं शो करते। अ लॉन्ग रेंज, यस, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, बिकॉज लॉन्ग रेंज में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम रहेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कम रहेगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल masses इज F, if each mass is doubled keeping the distance of separation between them unchanged then the force would become। ठीक है भाई, हमने क्या करना है, फॉर्मूले में जस्ट फॉर्मूले को जस्ट डबल कर देना है। अब जब हम फॉर्मूले को डबल करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, हमारा एफ डैश क्या हो जाएगा, 4gm² अपॉन 4 अपॉन r², ठीक है, तो हमारा f कितना हो जाएगा, 4f हो जाएगा। ये काफ़ी सिंपल था, ये आपको क्वेश्चन पढ़ने में टफ लगेगा, बट ये बहुत ही सिंपल है अगर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन आता है, अ बॉडी हैज़ फ्री फॉल, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20, ओके, एक बॉडी है जिसको हमने फ्री फॉल दिया है 20 मीटर हाइट से, आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, देन बॉडी वुड, ठीक है भाई, वो एक 5 मीटर की क्या आ गई, डिस्टेंस पे आ गई है। अब हमें क्या बताना है कि बॉडी क्या होगी, लूज 1/4 ऑफ इट्स टोटल एनर्जी, lose 1/4 of its potential energy, gain 1/4 of its potential energy, gain 3/4 of its potential energy। भाई यहाँ पर lose 1/4 of its potential energy लग रहा है, क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि हमें पता है U इज इक्वल टू क्या होता है, mgh, ठीक है। अब हमें ये कितना दिया गया है, 20, ठीक है, 20 mg, हमें हाइट कितनी गई है, दी गई है 20 मीटर्स, तो क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले में 20 × m × g हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसकी इनिशियल टोटल एनर्जी ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 + k1,
ठीक है। अब भाई यहाँ पर क्या है, k 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, U1 20 इंटू एम इंटू जी हो जाएगा। अब भाई जब ये फॉल होगी, ठीक है, तो लॉस एंड पोटेंशियल एनर्जी को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आएगा हमारा, E/4, ठीक है, E/4 और U1/4, ठीक है। तो U1 हमारा कितना निकला है, हमारा निकला है 1/4, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लूज हो जाएगी, ठीक है, तो इट विल लूज 1/4 ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से हमारी ये सीरीज खत्म हो जाती है एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी शॉर्ट हैं, हमने आपको एकदम शॉर्ट नोट्स इसके प्रोवाइड किए हैं, आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जस्ट इतना रिविजन करना है, ओके। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए एंड इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक फॉर CDS एग्ज़ाम, NDA, SSC एंड FCAT इन सब के लिए